नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंटरिंग माइंड्स अजय शर्मा के साथ। दोस्तों, हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर डिस्कस की सीरीज शुरू की थी। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस, यानी 6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कन्वेंशंस के ऊपर फोकस किया था। हमने समझा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होते हैं। आज हम समझेंगे रिमेनिंग 6 कंसेप्ट्स को और हम समझेंगे किस तरह से ये अकाउंटेंसी में मायने रखते हैं। तो बिना देर किए लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। नाउ आज हम समझेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज अक्रूवल कंसेप्ट का। अब ये अक्रूवल कंसेप्ट होता क्या है? आप पाएंगे बिजनेस में हर महीने हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है, हमें टेलीफोन बिल मिलता है और उसी तरह से हमें हर महीने रेंट चुकाना होता है, राइट? तो जिस प्रकार रेंट हुआ या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हुए या फिर टेलीफोन बिल्स हुए, ये जैसे ही टर्म कंप्लीट होता है, समय कंप्लीट होता है, राइट, हमें इसे चुकाना पड़ता है। यानी हमारे लिए अगर हम इसे न चुकाएं तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है, राइट? यानी ये ऐसे हमारे खर्चे हैं जो समय पर, टाइम पर डिपेंड होते हैं। जैसे ही समय खत्म हुआ ये अक्रू हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को अक्रूवल कंसेप्ट के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है। तो लेट्स सी, मार्च मंथ में हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी और हम इसे पे करेंगे अप्रैल मंथ में। लेकिन याद रहे, अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से हमारे मार्च में तो ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो ईयर गेट्स कंप्लीट इन द मंथ ऑफ मार्च और हम पेमेंट करेंगे अगले साल, राइट? उसी तरह से इनकम यहां पर अगर कहा जाए तो मार्च महीने में हमें बिल मिलेगा, हमने सर्विस रिसीव करी मार्च में लेकिन पेमेंट किया हमने अप्रैल में। तो ऑब्वियसली यहां पर सिंस हमने मार्च में जो भी सर्विसेज अवेल करी थी, राइट, पेमेंट भले ही हमने इसे अप्रैल में किया हो, हम मार्च के महीने में इसे रिकॉर्ड करेंगे। सिंस ऐसे एक्सपेंसेस जो अराइज हो जाते हैं, जो अक्रू हो जाते हैं टाइम पर, उन्हें भले ही हम पे करें या ना करें, हमें उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। ऐसे एक्सपेंसेस को, राइट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के तौर पर लिखा जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए बन जाएंगे लाइबिलिटी। तो बिजनेस में ऐसे बहुत से खर्च होते हैं जो अक्रूवल बेस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सर एग्जांपल दीजिए। टेक एन एग्जांपल ऑफ सैलरी। सैलरी भी कुछ इसी तरह से एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती है। आप फरवरी मंथ की सैलरी मार्च में देते हो और मार्च की सैलरी आप पे करोगे अप्रैल में, तो ऑब्वियसली मार्च मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग रहेगी। हमें इसे मार्च के महीने में रिकॉर्ड करना होगा, राइट, एज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जिस तरह से सैलरी आउटस्टैंडिंग रह सकती है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी रह सकता है, उसी तरह से वेजेस भी आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं, या फिर कोई और अदर एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स हमारे आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं, राइट? ऐसे सभी खर्चे जो आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आते हैं, राइट, दे आर रिकॉर्डेड इन द स्पेसिफिक मंथ, द मंथ इन विच दे आर अवेल्ड फॉर द सर्विसेज, दे आर रिकॉर्डेड इन दोज मंथ्स। यानी ऐसे खर्चे जिस महीने आपने इन सर्विसेज को अज्यूम किया, कंज्यूम किया, अवेल किया, उस महीने हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? सो ये अक्रूवल कंसेप्ट के जरिए हमारे लिए बन जाएंगे लाइबिलिटीज। उसी तरह से इनकम वो तब आपकी इनकम कहलाएगी जब वो एक्सचेंज हो जाता है। सो अंडर अक्रूवल कंसेप्ट ऑल्सो revenues, यानी revenues will be recorded only when they are earned. Anyhow, revenues को रिकॉर्ड करने के लिए हम realization concept का इस्तेमाल करते हैं, expenses को रिकॉर्ड करने के लिए हम accrual concept का इस्तेमाल करते हैं। Now, next is like conservatism. आप पाएंगे कि बचपन में, राइट, जब हमें दादा दादी या नाना नानी हमें कुछ रुपए देते थे तो माता पिता यानी मम्मी पापा हमें उन्हें पिगी बैंक में डालने के लिए कहते थे। वो डालने का पर्पस एक ही था कि हमें माँ बाप सिखाना चाहते थे किस तरह से पैसे की बचत करनी चाहिए और ये बचे हुए पैसे हम आगे चाहें तो जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें वैसे कर पाएंगे,
राइट। कुछ लोग आज भी हैं जिन्होंने इसी तरह से पैसे बचा बचा कर 1000, 10,000, 50,000, लाखों रुपए जमा कर लिए हैं, राइट। अब यही बचे हुए रुपए हमें आगे हमारे भविष्य में काम आएंगे। तो जिस प्रकार से हम पैसों को बचाते हैं, राइट, हम यही कंसेप्ट बिजनेस को भी देते हैं। बिजनेस भी क्या करता है, जो प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो बचा लेगा। वो क्यों बचाएगा? ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस आए वो बिजनेस उसे मैनेज कर पाए, राइट। जैसे बिजनेस को एक्सपैंड करना हुआ, या बिजनेस में ऑल ऑफ अ सडनली हो सकता है कि स्ट्राइक हो गई हो या फिर हड़ताल हो गई हो और हमें एट दैट टाइम बिजनेस को मैनेज करना पड़ जाए। उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए यही रिजर्व्स जो हमने कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के ऊपर बनाए हैं, वही रिजर्व्स हमें काम आएंगे। तो हमने समझा कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमें मदद करता है फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, लेकिन याद रहे ये और भी कुछ मदद करता है हमारी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ऑलवेज लॉस को सबसे पहले कंसिडर करेंगे रादर देन प्रॉफिट। हमें पता है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हमसे प्रोडक्ट उधार में तो ले गए लेकिन पैसे उन्होंने लौटाए नहीं। ऐसे कस्टमर्स हमारे लिए बैड कस्टमर्स कहलाएंगे, यानी बैड डेटर्स कहलाएंगे। ये बैड डेटर्स की वजह से हमें जो लॉस बेयर होगा उसे कहेंगे बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स को हमें कंसिडर करना होगा, राइट। और सिंस हम ये बैड डेट्स को कंसिडर करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। हमें ये बैड डेट्स, रिजर्व बैड डेट्स बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। द रीजन इज दैट ऐसी कुछ कस्टमर्स की मेंटालिटी होती है जहां पर वो गुड्स ले करके जाते हैं लेकिन हमें पैसे देते नहीं हैं। सो ऐसे लॉसेस को मैनेज करने के लिए हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का सहारा लेंगे और उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह से बिजनेस में जो भी गुड्स हम खरीदेंगे, हम हमारे बुक्स में एट द एंड ऑफ द ईयर जब क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, उस समय हम ये पाएंगे, हम ये देखेंगे कि उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में कौन सी सबसे कम है। वही रिकॉर्ड हम अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये अपने आप को संभालना होता है, लॉस को कंसिडर करना होता है ताकि हम लॉस को मैनेज करके अपने बिजनेस को आगे ले चलें, राइट। तो ये था कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। सो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमारी मदद करता है फ्यूचर में लॉसेस को कंसिडर करने के लिए, पॉसिबल लॉसेस को मैनेज करने के लिए और गेन्स को इग्नोर करने के लिए। आप पाएंगे कि समटाइम्स बिजनेस में ऐसे कुछ अनटोवर्ड इवेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट होते हैं जहां पर बिजनेस का नुकसान होता है। अब बिजनेस में क्या नुकसान होता होगा? आप पाएंगे कभी शॉर्ट सर्किट हो गई, या कभी चोरी हो गई, या कभी ऐसा हो गया कि हमारे गोडाउन में आग लग गई। आप पाएंगे कि ऐसे गोडाउन में अगर आग लग जाएगी तो हमारा नुकसान भी तो कितना होगा, राइट। अब ये नुकसान तो होगा, तो क्या हम हमारे गुड्स को इंश्योर ना करवा लें? बिल्कुल सही। तो हम हमारे गुड्स को इंश्योर तो करवा लेंगे, हम हमारी बहुत सारी कमोडिटीज को, राइट, इंश्योरेंस के दायरे में ले आएंगे। लेकिन क्या हमें ये इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमें पैसे दिए थे उन्हें हमें इन्फॉर्म करना जरूरी है? आप पाएंगे कि अगर हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह के 10 लाख के बजाय 6 लाख के ही माल मतलब 6 लाख के गुड्स जल गए और हमें नुकसान हो गया, राइट। ऐसे केस में जब हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं तो वो हो सकता है कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें, और जब वो इन्वेस्ट ना करें तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। तो क्या हमें इस तरह के लॉसेस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आप पाएंगे कि अगर हम इन्फॉर्म करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, और अगर हम इन्फॉर्म करते हैं ना करें तो वो एक तरह से डिसलॉयल्टी का काम करेगा। तो इट इज बेटर कि हम क्या करें, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट ये कहता है डिस्क्लोजर कंसेप्ट। इनफैक्ट डिस्क्लोजर कंसेप्ट नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक तरह से कन्वेंशन है। ये कहता है कि अगर बिजनेस में कोई भी नुकसान हो जाए या कोई भी चीज घटना घट जाए, आप उसको बताइए, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए,
आप उसको इन्फॉर्म कीजिए सभी लोगों को, राइट। आप लॉयल रहिए, बाकी सभी लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि वो आगे क्या डिसीजन लेना चाहें। सो बैलेंस शीट में नीचे फुटनोट के तौर पर हम ये डिस्क्लोजर कंसेप्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो रिकॉर्ड करना ही चाहिए, राइट। सो एज पर डिस्क्लोजर कंसेप्ट हमें जितने भी लॉसेस बिजनेस में जिन्हें एबनॉर्मल लॉसेस कहा जाता है, ये एबनॉर्मल लॉसेस को रिकॉर्ड करना होता है, राइट। नेक्स्ट इज लाइक मटेरियलिटी कंसेप्ट। अब आप पाएंगे कि बिजनेस के अंदर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम खरीदते हैं लेकिन जिनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, जैसे पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, राइट। अब मान लीजिए अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं, सो जैसे पेन अकाउंट बना लिया, पेंसिल है, इरेजर, कटर है या बुक अकाउंट, राइट। इतने सारे अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे। अब इन सब की वैल्यू बहुत छोटी छोटी होती है, हो सकता है 50 रुपए, हो सकता है 5 रुपए, हो सकता है 2 रुपए हो। तो यू फाइंड कि ये सब छोटी छोटी वैल्यू है, क्यों ना हम इन्हें क्लब करके एक ऐसा अकाउंट बना लें जहां पर हम आसानी से इन्हें रिकॉर्ड कर लें। यस, इसे कहते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। सो अंडर मटेरियलिटी कंसेप्ट हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस को एक बड़े पर्टिकुलर अम्ब्रेला में डालकर उस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हम इसे आसानी से रिकॉर्ड कर सके और हमारे बिजनेस को मेंटेन कर सकें। उसी तरह से हमने जैसे चेयर खरीदा, बेंच खरीदी, टेबल खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मतलब कबर्ड खरीदा, तो ये सब कबर्ड, चेयर, डेस्क, बेंच को हम क्लब करके एक अम्ब्रेला टर्म में बोल सकते हैं फर्नीचर, राइट। सो इस तरह से मटेरियलिटी कंसेप्ट में हम ये सभी खर्चों को क्लब करके एक पर्टिकुलर अकाउंट में लिखते हैं। नेक्स्ट इज लाइक मैचिंग कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे अकाउंटेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं और बिजनेस के अंदर हर जगह एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, और ये एडजस्टमेंट्स के लिए मदद करने वाला कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने 8 यूनिट गुड्स खरीदे 8,000 रुपए के, ठीक है, और इसमें से 5 यूनिट्स हमने बेच दिए 15,000 रुपए में। तो 5 यूनिट्स के 15,000 यानी एक यूनिट 3,000 रुपए का, ठीक है। उसी तरह से हमने जो गुड्स खरीदे 8 यूनिट के 8,000, तो एक यूनिट का 1,000, ओके। अब इस केस में हमने प्रॉफिट कितना कमाया? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? क्या पाएंगे आप? 7,000 रुपए है। आप पाएंगे 15,000 में से 8,000 निकाल दूं तो क्या ये प्रॉफिट 7,000 रुपए होगा, राइट। जनरली हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन याद रहे ये गलत जवाब है, राइट। 7,000 इसका प्रॉफिट नहीं है, ऐसा हमें लगता है। तो इसका प्रॉफिट है क्या? तो लेट्स सी किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। आप पाएंगे कि आपने कितने यूनिट्स बेचे? 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट बेचे 15,000 में। तो एज पर मैचिंग कंसेप्ट आपने जब प्रोडक्ट बेचा 5 यूनिट्स के, तो आपको कॉस्ट भी निकालना चाहिए 5 यूनिट्स का ही। अब किस तरह से निकाला जाएगा? 5 यूनिट्स यानी 8 यूनिट के 8,000, तो 5 यूनिट के 5,000। इस तरह से हमारा प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपए। तो आपने जो पाया था कि 7,000 रुपए प्रॉफिट है, वो गलत है। प्रॉफिट है इसका एक्चुअली 10,000 रुपए, राइट। तो इस तरह से मैचिंग कंसेप्ट के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा या बिजनेस में लॉस कितना होगा। नेक्स्ट आप पाएंगे कि जैसे बिजनेसमैन या फिर एक कोई प्लेयर हो, राइट, अपने परफॉर्मेंस में एकदम परफेक्ट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, राइट, अपने रिकॉर्ड्स को वो मेंटेन रखता है। जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए तो बैट्समैन है, और ये बैट्समैन अपने परफॉर्मेंस के नाम पर काफ़ी जाने जाते हैं, हमारे इंडियन कैप्टन हैं, राइट। और ये कैप्टन ने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा। एनी हाउ हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। एज पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो भी बिजनेस के अंदर आप मेथड्स फॉलो करोगे कैलकुलेशंस के लिए, वो कैलकुलेशंस के मेथड आपको कंसिस्टेंट रखने पड़ेंगे हर साल के लिए। उदाहरण के तौर पर डेप्रिसिएशन की जब हम बात करें, तो डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं। एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जितने भी साल आप असेट यूज करते जाएंगे, एवरी ईयर मान लीजिए जो भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। इस केस में मान लो 80,000 की मशीनरी है और 10% अगर डेप्रिसिएशन है,
तो 8,000 रुपए डेप्रीसिएशन हर साल का सेम रहेगा। सिंस यहाँ पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट पर, इसीलिए हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन सेम रहेगा। दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप पाएंगे कि अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन हर साल रिड्यूस होता जाएगा। सर कैसे? 80,000 का 10% होता है 8,000। तो पहले साल तो 8,000 डेप्रीसिएशन हुआ, दूसरे साल जब डेप्रीसिएशन निकाला जाएगा तो 80,000 में से 8,000 जब माइनस कर देंगे तो बचेंगे 72,000 और डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा 72,000 पर। सो 10% 72,000 का होगा 7,200। तो आप पाएंगे कि डेप्रीसिएशन एवरी ईयर कम होता चला जाएगा। इसीलिए इस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। जो भी मेथड हो, आप बिजनेस में जो भी मेथड फॉलो करते हो, आप कंसिस्टेंट रहें उस मेथड को फॉलो करने के लिए, राइट? तो दोस्तों, अब तक हमने समझे 12 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस इतने जरूरी हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारे अकाउंटेंसी को, राइट, ये मदद करते हैं ब्यूटीफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। और ये वो सिद्धांत है जो बिजनेसमैन को एंड इनफैक्ट बिजनेस को अडॉप्ट करना है और अपने लाइफ में उतारना है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट सब समझ में आए हों, राइट? देखते रहिए मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।